हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। बाकी हम लोग सेल टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने मतलब क्वेश्चंस के साथ में कुछ अगर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं वो भी देखे हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। और ये मैंने जो भी मतलब बेसिकली टीचिंग एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका PYQ कंटिन्यू कर रही हूँ। ऑलरेडी एक क्लास चैनल पे अपलोडेड है, 40 क्वेश्चंस मतलब मैंने कवर किया था। हाँ, आई थिंक 40 क्वेश्चंस ही कवर किए हैं। यस, आई एम राइट। और बाकी हम आगे इसमें अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिमेनिंग रह रहे थे, तो उसको भी मैं सोच रही हूँ कि कवर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं समझाएंगे बिकॉज यू नो दैट कि हाँ सबको बस शॉर्ट एंड स्वीट वाला चल रहा है आजकल। तो बस फटाफट क्वेश्चंस को देखो, बाकी डिटेल्स आई नो दैट कि यू गाइज नो वेरी वेल। अगर नहीं पता है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो। आगे फिर हम ये अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अब तक हमने मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह ही देखे थे, अब थोड़ा सा चीज़ें और डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है उसमें कह रहा है कि सेल ए हैज़ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले उससे है, तो मैं इसको डिटेल में यहाँ पे नहीं समझाऊंगी। आप इसको मतलब जिनको पता है कॉन्सेप्ट वो सॉल्व कर लो, जिनको नहीं पता है वो जब हम वो चैप्टर करेंगे ना तो फिर वहाँ पे हम चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, DPD और मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस की टाइम टेकिंग हो जाएगा अननेसेसरीली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन बी है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी GIC में पूछा गया था, जो अभी 2021 का जो GIC हुआ था उसमें आया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है वो इसको पॉज करके वीडियो को इसको देख सकते हो। बाकी हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको करवा दूंगी वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो क्या होते हैं? प्रोटीन फिलामेंट्स, कार्ब, लॉन्ग चेन फैटी एसिड? नहीं, तो आंसर क्या होता है? प्रोटीन फिलामेंट्स ही होते हैं। हम लोग सेल का बेसिक देख चुके हैं तो आपको पता भी होगा। ये LT बायोलॉजी 2015 में आया था और साथ ही साथ UPLT 2018 का सवाल है ये। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो मेरे अकॉर्डिंग या सभी के अकॉर्डिंग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही है। अगर इसी जगह सिस्टर ने पूछा होता तो क्या होता आंसर? गोल्जी बॉडी होता। बाकी सबको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ये जो इस तरीके से ये फोल्डिंग्स होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी बोलते हैं। और इसी पे हमारे ये ऑक्सीजोम्स लगे होते हैं। ऑक्सीजोम्स का भी यहाँ पर बताया गया है। हिंदी मीडियम वाले जो है वो डिटेल्स को यहाँ से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, इन्हें FOF1 पार्टिकल कहते हैं या फिर ऑक्सीजोम्स कहते हैं, फर्नांडीज मोरन पार्टिकल, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, ये 7 to 100 एंगस्ट्रॉम की लंबाई में टेनिस आकार मतलब टेनिस के रैकेट जैसे होते हैं। मतलब अगर इस तरीके से देखा जाए तो कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। प्रत्येक F1 कण 3 भागों में बटा होता है। बेस, ये वाला जो बेसल पोर्शन हो जाता है, फिर उसके बाद में स्टॉक और हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। कह रहा है कि द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। तो सेल वॉल जो है वो किस में प्रेजेंट है? अब तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये बिहार PGT 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि माइक्रोफिलामेंट्स मैंने वहाँ पे बताया था आपको, बट थोड़ा डिटेल में नहीं बताया था, तो आज यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 11, 12, 13 या 15? तो ये 13 इन नंबर होते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली होते क्या हैं? तो देखो ये अल्फा बीटा ट्यूबुलिन के डायमर होते हैं। मतलब एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, इस तरीके से ये लगे होते हैं अल्फा बीटा करके। देखो इसमें भी एक लाइट शेड है, एक डार्क शेड है। अल्फा बीटा का ये डायमर हो गया। ठीक है, ट्यूबुलिन का ये डायमर है। फिर जब ये जुड़ जाते हैं इस तरीके से तो ये प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
बाकी अगर कोई आपसे पूछता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं। मोनोमर यूनिट जो है इसकी, अगर कभी मोनोमर यूनिट पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, और जिसमें क्या है, दो तरीके के, अल्फा ट्यूबुलिन, दिस वन इज अल्फा ट्यूबुलिन, और दूसरा क्या है, बीटा ट्यूबुलिन है। फिर ये मिल करके 11 से 13 प्रोटोफिलामेंट्स का मतलब फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, 11 से 13 होते हैं ये। फिर इनका क्या होता है, ये पॉलीमराइजेशन हो जाता है, इस जगह पे इनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और ये फिर क्या बना लेते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब ये 13 इस तरीके के जो हैं, ये 11 से 13 यूनिट्स ऐसे बन जाती हैं, ऐसे 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 करते हुए इस तरीके से ये 11 से 13 यूनिट्स का ये बन जाता है। और फिर यही माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो अगर सिंगलेट की फॉर्म में है तो 11 से 13 होगा। अगर डबलेट होंगे तो डबलेट वाले में देखो क्या रहता है, ये भी मतलब मैंने बताया था ना आप लोगों को, डबलेट ट्रिपलेट जो था, जो हम लोगों ने देखा था 9+2 अरेंजमेंट, मतलब उसमें क्या था, 9+2 में तो 9 डबलेट था और 2 अंदर सिंगलेट होते थे। तो जब सिंगलेट की बात करते हैं तो सिंगलेट में 11 से 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिल करके वो बनाएंगे, मतलब सिंगल ये इस तरीके से एक सिंगलेट में रहेगा। और जब डबलेट की बात करते थे तो इस तरीके से दो, एक बड़ा और एक साथ में छोटा बनाते थे। तो एक तो रहता था वो 13 का रहता था, ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बनता था, और ये छोटा वाला जो था ये 10 प्रोटोफिलामेंट्स का बनता है इस तरीके से। तो ये वाला जो था ये सिंगलेट था, सिंगलेट है ये डबलेट है। और ट्रिपलेट की जब बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से देखो, 1 2 और ये 3। तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला है वो मतलब 13 का होगा, फिर दो आगे छोटे वाले 10 के हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये ट्रिपलेट हो जाता है। बाकी डिटेल में पढ़ाएंगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये सिंगलेट है, ये हमेशा 13 का होगा, डबलेट 13 और 10 का हो जाएगा, ट्रिपलेट 13 10 10 का होगा। मतलब इसमें जो सबसे पहला वाला है ये कंप्लीट रहेगा, बाकी ये अगला वाला जो है वो इनकम्प्लीट है। यहाँ पर भी 13 वाला कंप्लीट है और बाकी दो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। बाकी वही 9+2 वाला जो अरेंजमेंट था सीलिया फ्लैजिला में था, और 9+0 में मतलब उसमें सीलिया फ्लैजिला में ये ट्रिपलेट वाली कंडीशन देखने को मिलती है, सीलिया एंड फ्लैजिला। इसमें ये 9+3 वाला जो था, 9+0 वाला, तो ये ट्रिपलेट ये पेरिफेरल रीजन पे था और बाकी अंदर कुछ भी नहीं था। तो सॉरी, ये सीलिया फ्लैजिला नहीं होगा, यहाँ पे ये है ट्रिपलेट वाली कंडीशन जो है बच्चे, वो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में था। आई एम सॉरी, मैंने गलत बता दिया था, वहाँ पे बेसल बॉडी में होगा। और बाकी ये वाले जो डबलेट वाली कंडीशन है, दिस वन इज फाउंड इन सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो बस यही था, मतलब कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए इसलिए मैंने कर दिया। बाकी ये जो एक प्रोटोफिलामेंट है इसी तरीके के ये 13 फिलामेंट ऐसे इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना ये चीज़। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज मॉडल। मतलब मॉडल्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वो बेसिकली 3 मॉडल दिए गए थे। पहला सबसे था डेनियल डेवसन मॉडल जो कि 1935 में दिया गया था। रॉबर्टसोनियन यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट ये 1959 में दिया गया था। मैं बता रही हूँ, उसको लिख लीजिए अगर आपको नहीं, मतलब आपने नहीं नोट किया है कहीं पे तो। और फिर तीसरा वाला जो था वो फाइनल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था 1972 में। तो JF डेनियल और H डेवसन सर ने 1935 में दिया था डेनियल डेवसन मॉडल। ये क्या था, एक तरीके का प्रोटीन बाइलियर मॉडल था सेल मेम्ब्रेन का, बेस्ड अपॉन सरफेस टेंशन स्टडीज़ वगैरह। ठीक है, बाकी यही सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। अगर कभी पूछता है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। डेनियल डेवसन ने जो प्रपोज किया था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ए बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन। उन्होंने ये बात बताई थी। अ लिपोइड लेयर ऑफ यूनिफाइड थिकनेस ऑफ सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। बाकी फिर बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात की जा रही है। तो जैसे कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि रॉबर्टसन मॉडल
ये इसको रॉबर्ट्सोनियन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और 1959 में दिया गया था। इसमें देखो क्या कहा था कि मतलब इसमें एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, पहली चीज़ ये है। दूसरा ये पूछता है कि मतलब इसमें रॉबर्टसन इन्होंने बोला था कि थिकनेस ऑफ लिपॉइड बाइमोलिकुलर लेयर जो है उसकी थिकनेस की जब बात की जाएगी तो उसकी थिकनेस है वो है 3.5 नैनोमीटर, ठीक है। और ईच प्रोटीन लेयर, हर जो प्रोटीन की जो लेयर है, जैसे साइड साइड में जो प्रोटीन्स की लेयर हैं इनकी थिकनेस है 2.0 नैनोमीटर है। मेकिंग अप टोटल थिकनेस जो है वो कितना बना लेते हैं ये 7.5, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट होगा 3.5 nm, ठीक है। और टोटल थिकनेस जो आ जाती है इसकी ये हो जाती है 7.5 एंगस्ट्रॉम, या फिर सॉरी इसको कह सकते हो 7.5 नैनोमीटर या फिर 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये 2 नैनोमीटर है तो इसको 20 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। ये भी कितना है 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और ये 3.5 है तो ये कितना हो जाएगा 35 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से टोटल जो है वो इस तरीके से, मतलब दोनों यूनिट्स का मतलब आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। बाकी रॉबर्टसन ने इसको यूनिट मेम्ब्रेन इसलिए कहा था बिकॉज द पैटर्न ऑफ मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेम फॉर ऑल मेम्ब्रेन्स। और बाकी बाद में ये फेल हो गया था। फेल इसलिए हो गया था क्योंकि वो ना तो परमेबिलिटी को और ना ही ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स को इस मेम्ब्रेन मॉडल में एक्सप्लेन कर पाए थे, इसलिए, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन अच्छा है, UPPCS 2003 का है, लेकिन मैंने और भी कई जगहों पे इसको देखा है एग्ज़ाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बाकी डिटेल में ऐसे डायग्राम देख लो कि ये आउटर प्रोटीन के लेयर हो गई, इनर प्रोटीन के लेयर हो गई, फिर इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगेन फिर से वही क्वेश्चन नंबर 47, सेम क्वेश्चन है। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो रॉबर्टसन ने दिया था। डेनियल डेवसन ने क्या दिया था, तो बायोमोलिकुलर मॉडल दिया था। सिंगर निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया है तो आप सभी को इसका आंसर पता चल ही गया होगा कि क्या प्रोसेस होगा, वो एंडोसाइटोसिस होगा जिसके थ्रू वो अंदर इन करते हैं। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इन मेटाजोवा ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सिमिलर उसमें तो ये टिश्यू कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉज गिवन द नेम प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, पुरकिंजी सर ने दिया था, ठीक है। जेई पुरकिंजी ने दिया था 1837। बाकी डिटेल्स आप सभी देख लीजिएगा। और डुजार्डिन ने 1835 मतलब ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी और इसे सारकोड का नाम दिया था। जूलियन हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन के भौतिक आधार मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो बात किसने कही थी, तो जे हक्सले सर ने कही थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्लाज्मा लेमा है, ठीक है। टर्म्स को ध्यान से देखिएगा। प्लाज्मा लेमा ये किसने दिया था, जे क्यू प्लोव सर ने दिया था। प्लाज्मोलेमा टर्म 1931 में जे क्यू प्लोव द्वारा दिया गया था। रॉबर्टसन ने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले सेल किसने खोजा था, तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। लिविंग सेल की बात की जाएगी तो एंटोन वॉन लीवेनहुक आ जाएगा, ठीक है। ऐसे याद कर लो, एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पर भी है। ये RPSC में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फंक्शनल यूनिट क्या निकल के आती है, सिस्टर्ने ट्यूब्यूल्स वेसिकल। तो मेनली सारा काम जो है वो प्रोसेसिंग वगैरह का वो कहाँ पे हो रहा था, सिस्टर्ने में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो अंदर फोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो सबको पता है क्रिस्टी बोलते हैं। सिस्टर्ने मत लगा देना, सिस्टर्ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, वन ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ सिस्टर्ने मेड अप ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टर्ने बनते हैं वो रेटिकुलेट होते हैं, ठीक है, जालीदार। बाकी जिनको नई स्ट्रक्चर समझ में आया अब तक भी गोल्जी अपरेटस का,
वो एक बार यहाँ पर भी ध्यान से देख सकते हो कि इनकमिंग वेसिकल्स हैं, ये इनकमिंग वेसिकल्स कहाँ से आ रही हैं, तो सीधी सी बात है ईआर से आ रही हैं, ठीक है। और ईआर से आकर के इसके सिस फेस के साथ में फ्यूज़ कर जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह होता है, ये सिस्टर्ने वाला पार्ट होता है, ये बीच में जो है ये ट्यूबुलर सेक्शन है, ये सिस्टर्ने वाला पार्ट है जो किनारे किनारे ये इस तरीके से। और फिर यहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स यहाँ पे बनती हैं। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है इनका वो सारी प्रोसेसिंग, तो ये मैच्योर आउट होकर के यहाँ पे बाहर निकल जाती हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स या मैच्योर वेसिकल्स। और ये कहाँ से रिलीज आउट होती हैं, ट्रांसफेज से रिलीज होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, क्या पूछ रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, राइबोसोम में क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन्स होंगे कि अमाइनो एसिड्स होंगे, देखते हैं क्या है। सो आंसर जो है वो आरएनए एंड प्रोटीन्स आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हैं, पॉलीमर है, अमाइनो एसिड मोनोमर है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा यहाँ पे। किसने खोजा था ये सब तो अब तो पता ही चल गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड इंटैक्ट, निम्नलिखित उपकोशिका संरचनाओं में से कौन अक्षुण पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब उसको अलग नहीं कर सकते हो आराम से। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, न्यूक्लियस है, हाँ निकाल लोगे तो मतलब उसके साथ में जो एक तरीके से मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इजीली निकल सकता है, लाइजोसोम भी, लेकिन जो ईआर होता है वो इजीली नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में राइबोसोम भी लगा होता है और साथ ही साथ वो किसके साथ लगा होता है, न्यूक्लियस के साथ भी अटैच हो सकता है, होता रहता है, इसलिए ये आंसर ए होना चाहिए। बाकी आप सभी बताना कि क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन इज़ नोन फॉर हिज डिस्कवरी, तो सीधी सी बात है उन्होंने क्या ही खोजा था भाई, न्यूक्लियस खोजा था। कब खोजा था? 1931 में खोजा था। ऑर्किड की जड़ की कोशिका में किया था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहते हैं। सब बहुत बचकानी बातें हो जाती हैं अब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की कवरिंग मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। 60th क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन इट्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाया जाता है, मिडल पीस में पाया जाता है। और मैंने पूछा भी था कि उसको किस नाम से जानते हैं, अभी तक नहीं बताया है किसी ने, देखोगे क्लास तब ना बताओगे। नेक्स्ट है सेंट्रियोल इज फाउंड इन, तो सेंट्रियोल कहाँ पे पाया जाता है, ये एनिमल सेल का फीचर है। प्लांट सेल में क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं सेल डिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल विच कैन बी सीन विद नेकेड आइज, नेकेड आइज से हम कितने साइज तक का सेल देख सकते हैं, तो 100 माइक्रोन तक का देखा जा सकता है। बाकी अब तक की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो वो 1 माइक्रोन मीटर की रही है, और सबसे लंबी कोशिका 90 सेंटीमीटर की देखी गई है। नेक्स्ट है, मीजोजोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, तो सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये काम कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं। आरपीएससी पीजीटी का है 2016 का क्वेश्चन। 64th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैचिंग करना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है, पोटेशियम आयन पंप, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन, ये सही है। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ठीक है। पोटेशियम आयन पंप, वही सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो कैसा होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, ना कि पैसिव का। वहाँ पे एनर्जी लगती है, फ्री में काम नहीं होता है, ठीक है। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है कि ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनल विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया था हमारा, न्यूक्लियस। अपकेंद्रक के दौरान केंद्रीय कोशिका अंगक कम गति का अवसादन करेगा। पहले अपकेंद्रक में कम गति और कम समय पर तलछट अखंड कोशिकाओं, वेरी डिफ़िकल्ट, आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है।
नेक्स्ट है, अब कुछ क्वेश्चन जो है वो फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल से देखने को मिलते हैं कि मतलब उनके फंक्शन क्या है। बाकी सब पता ही है यार, इतने दिन से सेल पढ़ा रही हूँ मैं, बोर हो चुकी हूँ। देखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है, तो लिपिड। ठीक है, फटाफट पढ़ते जा रहे हैं, फटाफट कवर करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप देख लेना एक्सप्लेनेशन। 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर एटीपी सिंथेसिस। तो एटीपी सिंथेसिस के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो सोडियम, और ये तो होगा नहीं, आयरन मोलिब्डेनम का भी नहीं है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सबसे पहले तो फॉस्फेट वाले दो ही ऑप्शन निकल के आते हैं, लेकिन ये यहाँ पे नाइट्रोजन का कोई वो नहीं है, तो आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बाकी क्यों डी है ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी जीआईसी 2021 में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डिटेल्स दी गई हैं, देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 68, पॉलीसोम कंसिस्ट ऑफ। तो पॉलीसोम क्या है कि राइबोसोम एंड टीआरएनए, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम और साथ में एमआरएनए, मतलब एक एमआरएनए पे बहुत सारे ऐसे राइबोसोम्स जो है वो लग जाते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीसोम कहलाती है। नेक्स्ट है, ये भी यूपीपीजीटी 2021 का है, अभी रिसेंटली। ये देखो कंडीशंस ऐसे, ये एमआरएनए लगा हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरीके से, और इस पे ऐसे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और फिर इस पे प्रोटीन बनेगा, तो ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड ऐसे ऐसे बनता जाता है, और फिर जब स्टॉप कोडॉन आके लग जाता है तो ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड यहाँ से रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ। तो न्यूक्लियोलस में सबसे पहले क्या बनता है, आरआरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन वहीं पर होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये भी यूपी, ये टीजीटी में आया था 2021 में, जो टीजीटी हुआ था उसमें आया हुआ है। तो सीरीज तो इम्पोर्टेंट है, अब बाकी आप लोग कितना सीरियस ले रहे हो इस सीरीज को, इट्स डिपेंड ऑन यू गाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, डैश इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। क्या है जो सभी प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है, तो भाई साफ से दिख रहा है कि सेंट्रियोल ही है जो नहीं पाया जाएगा प्लांट सेल में, बाकी सारा फीचर आ जाता है इसमें। उसके बाद में 71 क्वेश्चन कह रहा है कि विच सेल ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, तो फिर अगेन आंसर सेंट्रियोल निकल के आता है, ये आरपीएससी वालों ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में क्या एब्सेंट है, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, और ये फिर देखो 16 में पूछा गया था आरपीएससी में, 22 में फिर से पूछ लिया है। ठीक है, तो ये ना सोचो कि आ गया तो भाई अब ना आने वाला, आ सकता है। द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे मिलके बना होता है वो, माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। क्यों, सीलिया फ्लैजिला क्या है, वही तो है, फ्लैजिलर मूवमेंट उसी से पॉसिबल है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और टू एक्सक्रीट आउट। सबको पता है भाई आंसर क्या है, वो गोल्जी एपरेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विच सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो पढ़ाया है ना उसको ध्यान से देख लो एक बार जाके प्रीवियस क्लासेस को, आप लोगों को लग रहा था कोई मतलब ही नहीं होगा शायद, पता नहीं, देखते ही नहीं हो यार, क्या ही नहीं समझ में आता तुम लोगों को, मुझे तो ये नहीं समझ में आता, इसीलिए मेरा और नहीं मन करता है अब लेक्चर्स रिकॉर्ड करने को। और ऐसे ही करोगे तो फिर बस मैं सीधे धीरे से मैं गायब हो जाऊंगी। ठीक है, तुम लोग तो पढ़ ही लोगे, पता है मुझे। स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, स्टैंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो स्वेडबर्ग किससे रिलेटेड है, सबको पता है कि राइबोसोम्स में लिखते हैं ना 70S 80S, यही एस जो है यही है स्वेडबर्ग यूनिट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लिक एसिड नहीं, सीधी सी बात है, आंसर क्या है इसका, राइबोसोम्स है। स्टूडेंट्स में तो इतनी पावर होती है ना कि तुम लोग चाहो तो तुम लोग एक दिन में मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स ला सकते हो। ठीक है, इतने तुम लोगों के 75 तरीके के ग्रुप होंगे, इतना सारा बड़ा सा फ्रेंड सर्कल होता है, इतना सब कुछ होता है, और इस टाइम तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स। और मेरी वीडियोस जो है वो ये मान के चलो कि नीट का हो गया, ठीक है, नीट का, फिर स्टेट एग्ज़ाम्स जितने भी हैं सारे, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ मतलब मैं छोड़ रही हूँ, हर तरीके से। और आज की डेट में दो ही चीज़ें चल रही हैं, और क्या ही चल रहा है, लेकिन पता नहीं फिर भी तुम लोग
समझ में नहीं आता, या शेयर नहीं करते हो, या जिनको शेयर करते हो भाई उन्हें समझ में नहीं आता, ये भी हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इज एग्जिबिटेड बाय, तो ये किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास ही होती हैं ये चीज़ें। तो अगर यहाँ पे वो दोनों दिया होता तो बोथ आ जाता, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया दिया है तो ये है, ये उत्तराखंड का है, पीएससी लेक्चरर 2020 का मेंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, क्या कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट सेल के अंदर, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? साइक्लोसिस कहलाता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म, सोल जेल वगैरह मतलब पढ़ा है ना, नॉन मूविंग साइटोप्लाज्म है तो जेल रहेगा, और स्ट्रीमिंग या मतलब जिसमें मूवमेंट हो रही है वो सोल कहलाता है। बाकी अमीबा वाली जो थ्योरीज हैं बहुत सारी, उसमें भी पढ़ा होगा सोल जेल हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट जो है वो यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन्स की बात की नहीं है। यहाँ पे कंटेन्स अ कोर ऑफ हिस्टोन्स विद, हिस्टोन ही तो होता है, उसके ऊपर डीएनए जो है वो कितना 1 मतलब 1.5 शायद होता है कि हाँ, इस तरीके से 1.5 या कुछ इस तरीके से, जैसे मतलब उनका गोला होता है ना, उस पर ऐसे लपेटते हैं अपन, तो ये एक पूरा लपेटता है और एक आधा लपेट के फिर ऐसे अगले वाले पे चला जाता है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो डी होना चाहिए, बाकी देखते हैं। यस, डेफिनेटली द आंसर इज डी, ठीक है। न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम, थोड़ा सा डिटेल में इसको बता ही देते हैं। चलो, बताना खैर कुछ खास है नहीं, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमेयर है जो मैंने पिंक कलर से बनाया, ये इसकी आर्म्स हैं, ठीक है। और आर्म्स पे ये वाला जो पोर्शन होता है ये टीलोमेयर होता है। उसके बाद में फिर न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोटाइड हिस्टोन्स, इस तरीके से देखो H2A H2B H1 H3 H4 होता है। और H1 ये देखो, ये जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है यही H1 होता है जो जोड़ने का काम करता है। ये रहा H1 हिस्टोन, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। बाकी ये H2A H2B H3 H4 की जो है वो 2-2 यूनिट्स होती हैं, इसीलिए ये सब ऑक्टावर बोलते हैं, मतलब 8 बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, कह रहा है कि द सेल ऑर्गेनेल विच इज़ रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो यार ये बहुत पढ़ पढ़ के पक चुके हो, क्या है ये? लाइजोसोम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, लाइजोसोम हैव्स हाई कंटेंट, तो हाई कंटेंट किसका होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का होता है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस किसके पास होते हैं? तो सबको मालूम है कि लाइजोसोम्स के पास ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी ये फिर वही लाइजोसोम का स्ट्रक्चर बना दिया, लिपिड बाइलेयर है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मिक्सचर है, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये सब। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या होते हैं? ऑटोफेजिक जो है वो भी कहाँ पे देखने को मिला था? लाइजोसोम वाले केसेस में देखने को मिला था। देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है क्लास जा करके, कि बार बार सेम चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइजोसोम, लाइजोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलेजेस होते हैं। 90th क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज सुसाइडल बैग, भाई सबको पता है लाइजोसोम हो गया। नेक्स्ट है लाइजोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि कौन बना रहा है उसको, गोल्जी अपैरेटस बना रहा है। 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, सबको बताया था लाइजोसोम है। सो द आंसर इज लाइजोसोम। प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल बॉडी, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, सब पता है आपको। मोस्ट स्टेबल आरएनए की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मोस्ट स्टेबल आरएनए जो होता है वो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है। उसके बाद में न्यूक्लियस इज एज द बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी, न्यूक्लियस एज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने खोजा था ये? हर्टविग। ये क्वेश्चन अच्छा है। आनुवंशिकता के आधार के रूप में केंद्रक की खोज हर्टविग के द्वारा की गई थी। हर्टविग ने 1885 में खोजा कि न्यूक्लिन, जिसके बाद न्यूक्लिक एसिड कहा गया, न केवल निषेचन के लिए बल्कि वंशानुगत विशेषताओं के, मतलब हेरिडिटी
को भी प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिल करके बने होते हैं? फाइब्रिन, एक्टिन, ट्यूबुलिन या मायोसिन? तो अभी मैंने बताया था कि ट्यूबुलिन, ठीक है, कौन कौन सा, अल्फा और बीटा का डायमर बनता जाता है, और कितना होगा, 13। ठीक है, 13, 10 से 13, 11 से 13 होता है, लेकिन बेसिकली 13 ही मान के चलो आप। ठीक है, सिंगलेट में 13 होगा, डबलेट में 13, 10 10 होगा, और ट्रिपलेट में 13, 10 और 10। जो 10 वाले हैं वो इनकम्प्लीट हैं, ये याद रखिएगा इसको। तो ये 95 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सूक्ष्म नलिकाओं की तरह ये होते हैं। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 80s राइबोसोम आरएनए प्रोटीन्स। तो आरएनए प्रोटीन जो है 1:1 के उसमें होते हैं। बाकी 70s की बात की जाए तो वहाँ पे 2:1 होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। 80s राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन का अनुपात जो है वो 1:1 होता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और 70s में जब बात करेंगे तो वहाँ पर 2:1 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, कह रहा है कि द राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और वो क्या कहलाता है, तो आर राइबोसोम, यानी कि आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो है वही प्रोटीन से मिल करके बना होता है। नहीं सॉरी, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। तो मतलब प्रोटीन तो रहता ही है साथ में, राइबोसोम्स की बात की जाए तो उसमें आर आरएनए होता है। ये जो बड़े वाले बर्गर जैसे दिखाई देते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट ये बड़ा वाला हो गया, फिर ये नीचे छोटा वाला, तो ये कौन सा आरएनए होता है, ये आर आरएनए होता है, इसको याद रखिएगा। बाकी फिर ये इससे प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है। ये टीआरएनए होता है, जो कि क्या होता है, एक तरीके से चार्जर आरएनए, अमीनो एसिड्स को लाता रहता है। ये एमआरएनए हो जाता है, जो टेम्पलेट की तरह काम करता है, और ये बड़ा वाला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। Which one of the following is not a correct matching with regard to the pairing of structure and function? Golgi complex, breakdown of complex molecules, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है, सही है, नॉट बताना है यहाँ पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं, यही सही होगा। नहीं लेकिन हाँ, नॉट पूछ रहा है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, नहीं तोड़ता नहीं, ये तो पैकेजिंग का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाँ कह सकते हो, सॉरी हाँ, राइबोसोम्स जो है वो लगे होते हैं उस पर, तो सी नहीं होगा, सी नहीं है, ए ही होगा। लाइसोसोम कन्वर्जन ऑफ सेलुलर पॉलीमर्स टू मोनोमर्स, तो ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन जो है ये राइट होगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, तो वहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है, अब मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज का मेन फंक्शन क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिंकेज ऑफ प्रोटीन विद शुगर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, तो वही प्रोटीन वगैरह को आगे ट्रांसपोर्ट करना, सी। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराइए। डीएनए प्रतिकीर्ति, विकास, हे भगवान प्योर हिंदी, माइटोसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कितनी बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस का है, 2002, 2004, 2005, इतनी बार पूछा है। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज, प्रतिकीर्ति मतलब वही पॉलीमरेज है, या रेप्लिकेशन में जो है वो कौन हेल्प करता है, तो पॉलीमरेज करता है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। फिर विकास की बात कर रहा है तो सोमेटोट्रोपिन आ जाएगा यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट माइटोसिस, तो माइटोसिस कौन करेगा, माइटोजेंस करेंगे, ठीक है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में, तो 4 और 1 तो कन्फर्म हो गया ना, पहला ऑप्शन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ अ माइल्ड टॉक्सिन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
विल मेनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। तो अभी हम पढ़ के हटे ही हैं, कौन है वो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या था वो सब अब नहीं बताऊंगी मैं, गॉट फेड अप। 103 है डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो कैसा होता है वो? नेकेड होता है, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर होता है, ऑल ऑफ द अबव। 104 क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भाई हमारे कहाँ पे बन रहे थे? गोल्जी बॉडी में बन रहे थे। नेक्स्ट है F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में है। नेक्स्ट है 106 राइबोसोम्स आर साइट ऑफ। तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। नेक्स्ट है 107 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER क्या परफॉर्म कर रहा था? तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड हो रहा था, ठीक है। और बाकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन की बात नहीं की जाएगी यहाँ पे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी हो रहा था, हाँ। लिपिड तो बन ही रहा था, स्टेरॉल भी बन रहा था, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। तो आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लो चीज़ों को। नेक्स्ट है 108 द ऑर्गेनल्स इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन अकर। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो वो सब काम कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। 109 क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल इन अ सेल। सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? लाइजोसोम, स्फीरोसोम, पैरोक्सिसोम या राइबोसोम। तो यहाँ पे राइबोसोम होगा, क्योंकि यही क्या है? स्मॉलेस्ट है और यही ए मेम्ब्रेनस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो वो कहाँ पे बन रहा था? तो साइटोप्लाज्म, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के टाइम में भी SLP का फॉर्मेशन होता है और क्रेब्स साइकिल में भी। तो आंसर C हो जाएगा। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो किससे बनता है वो? गोल्जी बॉडी से बनता है। PGT बायो 2021 का क्वेश्चन है ये। देखो, हेड है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप्ड है, ये हेड, ये गोल्जी बॉडी के ही उससे बनता है। एक्रोसोम, न्यूक्लियस भी इसी में होता है। हेड, ये नेक हो गया। मिडल पीस, क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस पोर्शन में होता है स्पर्म के। तो क्या बताओगे आंसर? मिडल पीस। पहले तो पार्ट हेड, नेक, मिडल पीस, और ये टेल वाला रीजन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ। फिर से वही पूछ रहा है, 2013 में पूछा है, 11 में भी पूछा था, फिर 13 में भी पूछ रहा है, ठीक है, रिपीटेड। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? DNA और हिस्टोन्स होगा। सॉरी, यहाँ पे नॉन हिस्टोन्स दिया है, ये नहीं होगा C। आंसर क्या है? D। PGT 2011। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन नंबर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कनेक्ट विद mRNA। तो ये किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ F2। अब ये F2 क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। राइबोसोम बहुत हिंदी में है ना। राइबोसोम की उप इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं। rRNA में 3 कारक होते हैं, F1, F2, F3। mRNA tRNA के आपस में जुड़ने के लिए F2 रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको सेव, मतलब इम्पॉर्टेंट है, यहीं से इसको नोट कर लीजिए, अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज डिवॉइड ऑफ DNA येट इट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। तो सबको पता है क्या है वो? सेंट्रियोल है, उसी के पास क्या है? DNA नहीं होता है। सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। जब सेल साइकिल आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सेंट्रियोल का काम क्या होता है। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन कह रहा है कि विच सेल ऑर्गेनल इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी पढ़ के आए हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल वगैरह चल रहा है, वही सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 विच पेयर इज नॉट करेक्ट। पोटेशियम पंप, वही फिर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नॉट पूछ रहा है, तो यही ए वाला जो है ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। राजस्थान PGT 2015 फिर से चिपका दिया यहाँ पे।
ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनेल विच सेडिमेंट एट लोअर स्पीड, तो सबको पता है ये न्यूक्लियस है, 2015 में फिर से पूछा गया है ये। नेक्स्ट है 120वां, द सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम में, तो गोल्जी बॉडीज जो है वही क्या कर रहे थे, फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल पोजेसेस सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, तो सिंगल यूनिट वाला लाइजोसोम था। 122वां क्वेश्चन है कार्ट व्हील, कार्ट व्हील कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेंट्रियोल में देखने को मिल रहा है। ये इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट वाली जो बात थी, ये देखो ये है ना 9+0 का, और 9 भी कैसा था, यहाँ पे ट्रिपलेट था, वही ये ट्रिपलेट है ABC, एक 13 का था, एक 10 का था, एक 10 का, इस तरीके से। ये रेडियल स्पोक्स होते हैं, सेंट्रल हब है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन द मिडल पीस ऑफ द, मतलब कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो मिडल पीस में पाए जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम नहीं, राइबोसोम एंड ER, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल, ये हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया तक का सबको पता था, लेकिन सेंट्रियोल भी वहीं पे होता है। बाकी टेल में एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, जो कि क्या काम करता है, उसको मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 124 पूछ रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑस्मो रेगुलेशन विल बी मोर अप्रोप्रिएट। 125वां है सेल सिक्रीशन इज डन बाय, तो कौन कर रहा है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। नेक्स्ट है 126वां सवाल, नवोदय में पूछा है, 2014 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन कंटिन्यूएशन विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, अब तो सबको पता ही चल चुका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, NVS का है 2014 का, ये DSSB का था 2015 का। बाकी ये सब वही फिर से। DNA इज नॉट फाउंड इन, DNA कहाँ नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस, राइबोसोम में नहीं हो, क्योंकि उसके पास RNA होता है। ये भी नवोदय का है, 2014 का क्वेश्चन है। असेंबली ऑफ 2 सब यूनिट्स 40S 60S राइबोसोम मिला करके कितना बनाते हैं, तो वो 40-60 जो है वो मिल करके बनाएंगे 80, 50-30 जब देगा तो 70 हो जाएगा। ये GIC 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल, वैक्यूल के साइड में जो मेम्ब्रेन बनी होती है वो क्या कहलाती है, वो टोनोप्लास्ट होती है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कहाँ पे होता है, तो भाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 131 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट, इतने सारे काम भाई सीधी सी बात है, कौन कर रहा था, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा था। और ये कब पूछा गया था, बिहार PGT 2019 का क्वेश्चन है। बाकी ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिएगा। तो आज यहीं तक इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी 40 मिनट से अबव हो रहा है लेक्चर। बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस जो बचे हैं उसको कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।